नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और आज पूरे एनर्जी पैक में दबाव देखने को मिल रहा है। कल $105 तक पहुंचने के बाद आज ब्रेंट प्रेशर में है। यूएस में नेचुरल गैस की कीमतें भी 2.25% से ज्यादा नीचे हैं। वहीं सोने चांदी समेत बेस मेटल्स में लगातार दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। तो क्या है इसके कारण और क्या होनी चाहिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, इस पर फोकस करेंगे। हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज के वीपी अनुज गुप्ता है, साथ ही ट्रस्टलैंड सिक्योरिटीज के वीपी राजीव कपूर भी हमारे साथ बने हुए हैं। और शुरुआत एनर्जी पैक से करेंगे। जो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है ये यहाँ से कितना और एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि 105 डॉलर तक जाने के बाद अब वापस $96। तो आप ये कह सकते हैं कि महज 2-3 सेशंस में ही ये $10 का मूव हमने देखा है। राजीव नमस्कार, पहले तो आप बताइए, कच्चा तेल करेक्शन तो हमने देखी है, लेकिन यहां से और कितना नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है, क्या रेंज आप देख रहे हैं और स्ट्रैटेजी क्या रेकमेंड कर रहे हैं? दीपाली जी, सबसे पहले आपको सीएनबीसी की पूरी टीम को, सभी पैनलिस्ट को और सीएनबीसी के दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बापा सब पे अपनी कृपा बना के रखें। अब आते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के बात पर। जिस तरह से हमने कल ऑयल में एक रिकवरी आते हुए देखी, उसके पीछे जो कारण था कि ओपेक की तरफ से शायद सप्लाई बढ़ने की आशंकाएं तो नहीं है, बल्कि सप्लाई घटने की आशंकाएं बन रही हैं, जिसका अब 5 तारीख को ओपेक की मीटिंग के दौरान एक आउटकम आएगा और उससे और थोड़ा क्लैरिटी आएगी। प्लस ऐसा लगता है कि जो एनर्जी का जो संकट है यूरोप में अभी और गहराता हुआ दिख रहा है, जैसे कि नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़त आते हुए देखी और यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से आने वाला जो विंटर सेशन है वो काफी उनके लिए मुश्किल भरा रहेगा और उसके लिए उन्हें रिजर्व्स भी बना के रखने हैं, क्योंकि रशिया की तरफ से जो गैस सप्लाई नहीं है उसके रहते हुए उनको थोड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है और साथ में एनर्जी के जो बिल्स हैं वो भी काफी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब आते हैं बाजार की मूवमेंट पर। देखिए, ऑलरेडी एक ऑयल में हमने अच्छी खासी बढ़त आते हुए देख ली है एक दिन के अंदर, बट मुझे ऐसा लगता है कि बढ़त और ऊपर तक जा सकती है। अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो थोड़ा करेक्शन आने पर इंटरडे बेसिस पर अगर मार्केट 7650 या 7700 के बीच में कहीं मिलता है तो आई थिंक एक खरीदारी का ही मौका बनता है क्रूड ऑयल में। और मुझे लगता है कि मार्केट एक बार 7850 7900 तक ऊपर में ऑयल जो है टेस्ट कर सकता है। एक तो देखिए, जिस तरह से हमने फेड के स्टेटमेंट आते हुए देखे उसके बावजूद भी ऑयल में एक तेजी है, तो इसका मतलब ऑयल के पीछे बढ़ने के पीछे के कारण कुछ और भी हो सकते हैं। और प्लस जो मूवमेंट्स हमें दर्शा रही है कि एक बार मार्केट जो है $100 के आसपास नाइमेक्स का टेस्ट कर सकता है आने वाले 1-2 दिन के अंदर। ओके, तो यानी आप ये मान के चल रहे हैं कि लोअर लेवल से वापस से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। नाइमेक्स जो 96 के आसपास ट्रेड कर रहा है या $100 तक जाने की कोशिश कर सकता है, तो उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी बताई है। तो फिर राजीव, नेचुरल गैस पे भी सिमिलर व्यू है, डिप्स पे खरीद के चले, क्योंकि यहाँ तो फंडामेंटल जो ट्रिगर्स हैं वो तेजी सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा करेक्शन हम देख भी नहीं रहे हैं। हर डिप पे हमने पास्ट में बाइंग इमर्ज होते हुए देखी है। जो ये 2% का डिप है आज, इसे कैसे यूटिलाइज करें ट्रेडर्स? देखिए, नेचुरल गैस में थोड़ा सा मुझे प्रॉफिट टेकिंग काइंड ऑफ सिनेरियो दिख रहा है। अगर मैं चार्ट्स की बात करूं, पिछले 3 या 4 दिन पहले एक इसमें बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बना था और पिछले 4 दिन में मार्केट जो है ऊपर के स्तर पे ठहर नहीं पा रहा है। मार्केट 760 750 के आसपास एक सेलिंग फेस करता है और मार्केट वापिस 725 730 तक आता है। हालांकि 720 अभी तक एक सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर रहा है। तो मोटा मोटा मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरल गैस एक दायरे में रहना चाहिए। नीचे में एक 700 का एक मेजर एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर दायरे के निचले स्तर के आसपास खरीदारी करते हैं, और दायरे के ऊपरी के स्तर की तरफ अगर सेलिंग करते हैं तो 780 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। बट मुझे 720 से और 760 के बीच में एक दायरा दिखता है और डिसाइसिव मूव के लिए दायरे को इधर साइड एक ब्रेकआउट दिखाना पड़ेगा, या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि जो पिछली एक मूवमेंट थी जिस दौरान नेचुरल गैस ने 600 रुपए से और 780 800 तक की मूवमेंट दिखाई थी, मार्केट हो सकता है उस तेजी को एक कंसोलिडेशन फेज के दौरान, मतलब करेक्टिव मोड में अभी मार्केट थोड़ा टाइम और बिताए, जिसके रहते हुए मुझे 720 और 760 ये एक ट्रेडिंग जोन लग रहा है जिसमें मार्केट रह सकता है 1-2 दिन के लिए। ओके, तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, रेंज नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकती है नेचुरल गैस की, ये राजीव का व्यू है। फिलहाल 734 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। एक बार सोने चांदी पे अब नजर डाल लेते हैं। सोने चांदी में हालांकि हमने एक प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखी फेड के मीट आउटकम के बाद। जो कल हमारी चर्चा हुई सोने और चांदी दोनों को लेकर, व्यू यही बना कि शायद थोड़ी कमजोरी और दिखाई दे, यहाँ से करेक्शन बने, लेकिन
एक नियर टर्म के प्रेशर के बाद वापस से तेजी की तरफ भी सोने चांदी रुख कर सकते हैं। हालांकि कल के दबाव के बाद आज भी प्रेशर में ही है। सिल्वर 0.25% नीचे है और सोने में भी आधा से 0.25% की कमजोरी देखने को मिल रही है। अनुज, क्या सजेशन गोल्ड पर इन लेवल से बेचने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है? वेट करेंगे, क्या व्यू है? दीपाली जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड करीबन $1735 के आसपास चल रहा है और एमसीएक्स में कंटिन्यूसली 51,000 के लेवल को मार्केट काफ़ी एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि कल हमने एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखा था और अगर आज देखें तो मार्केट एक गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो सिल्वर के अंदर भी हमने एक गिरावट का ट्रेंड देखा है। ऑलमोस्ट करीबन 2 साल के लो लेवल पर एमसीएक्स में भाव आते हुए दिखाई दिए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $18.70 के आसपास के लेवल सिल्वर में आते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं देखें तो इन लेवल से मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, मगर जिस तरीके का ट्रेंड बना है और जिस तरह का फेडरल बैंक के आउटकम्स देखने को मिले हैं, उससे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा। मगर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ईसीबी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तैयारी में है। तो अगर ईसीबी इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो डॉलर में वीकनेस देखने को मिलेगी, जिसका डायरेक्ट असर एक सपोर्टिव फैक्टर गोल्ड सिल्वर को देखने को मिलेगा। हमें लगता है कि इन लेवल्स पर मार्केट जो है वो थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। अगर हम एक ब्रॉड रेंज की बात करें गोल्ड में तो नीचे करीबन 1700 एक काफ़ी अहम सपोर्ट रहेगा और ऊपर में करीबन 1760 ये रेंज बनी है, जिसमें हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर मूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। भाव नीचे करीबन 50-800 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि 51,400 51,500 तक के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक सिल्वर का सवाल है, सिल्वर के अंदर भी हमें लगता है कि मार्केट एक सपोर्ट के आसपास है। हालांकि थोड़ा सा जो ट्रेंड है इसका गोल्ड के मुकाबले थोड़ा सा बियरिश है। नीचे अगर भाव 54,000 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। ऊपर में अगर भाव करीबन 55,500 के आसपास आते हैं तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। तो ये रेंज मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिल सकती है। साथ में अगर हम इसके क्यूज की बात करें तो क्रूड जिस तरीके से इंक्रीज हुआ है तो एक वो भी सपोर्टिव फैक्टर रहेगा गोल्ड और सिल्वर के लिए, जहां पर हम देखेंगे कि अगर इन्फ्लेशन आगे बढ़ेगा तो अगेन एक अपसाइड मोमेंटम गोल्ड सिल्वर में आता हुआ दिखाई देगा। डोमेस्टिक फ्रंट पे अगर बात करें तो फेस्टिवल सीजन सामने है तो यहाँ पर डेफिनेटली लोअर लेवल पर एक अच्छा खासा खरीदारी फिजिकल मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो हमारा व्यू है कि मार्केट अभी फिलहाल एक रेंज में रहेगा और अगर थोड़ा बहुत डिप मिलता है गोल्ड और सिल्वर में तो वहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। हालांकि जो रेजिस्टेंस लेवल्स हमने बताए हैं वो एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को भी मिलेगी। ओके, राजीव, सिल्वर पर आपका क्या व्यू है? मेरा व्यू भी मोरलेस अनुज की तरह ही है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मार्केट ऑलरेडी सिल्वर का ओवरसोल्ड है और जिस तरह से फेड की तरफ से एक हॉकिश स्टेटमेंट जैक्सन होल मीटिंग के दौरान सुनने को मिला, उसके बावजूद अगले दिन मार्केट ने बहुत बुरी गिरावट नहीं दिखाई गोल्ड सिल्वर ने। इनफैक्ट कल हमने जो एक रिकवरी आते हुए देखी निचले स्तरों से चांदी के भाव में और गोल्ड के भाव में, मुझे लगता है कि मार्केट ऑलरेडी गोल्ड सिल्वर का बुलियंस का मार्केट ऑलरेडी उस नेगेटिव न्यूज को ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है और हो सकता है कि बहुत बड़ी गिरावट ना हो। जब भी फेड की तरफ से अगला हाइक वो हो सकता है कि एक डिप एक खरीदारी का ही मौका मिले। तो मुझे लगता है कि निचले स्तरों पे गोल्ड सिल्वर में अब जो सेलिंग को है थोड़ा अग्रेसिवली नहीं सोचना चाहिए। इनफैक्ट थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि ट्रांचेस में गोल्ड सिल्वर में खरीदारी का ही ट्रेड लेना चाहिए और डिलीवरी या पोजिशनल बेसिस पे के पर्सपेक्टिव से गोल्ड और सिल्वर को थोड़ा एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओके, तो गोल्ड सिल्वर दोनों में ही एक्यूमुलेशन की सलाह है, यानी स्लोली एंड ग्रेजुअली सोने चांदी में खरीदारी स्टार्ट की जा सकती है, जिनका व्यू इन्वेस्टमेंट का है। चलिए, इसके अलावा आप नजर डालेंगे बेस मेटल्स पर, जहां पर प्रॉफिट टेकिंग है। कल कॉपर 1.5-2% लुढ़का हुआ था, आज एल्यूमिनियम 1.5% नीचे है, कॉपर में भी 1% की कमजोरी है। बाकी बेस मेटल्स देखेंगे तो लेड फ्लैट ट्रेड कर रहा है, जिंक भी 1.5% नीचे है। एल्यूमिनियम और जिंक खासतौर से और कॉपर, ये तीन ऐसे बेस मेटल्स हैं जो सबसे ज्यादा कमजोरी आज के सेशन में दिखा रहे हैं। एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, तीनों में से सबसे ज्यादा वीक कौन सा लग रहा है आपको अनुज? कोई ट्रेड लेंगे बिकवाली की तरफ या अवॉइड करेंगे? देखिए, बिकवाली की साइड मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पिछले 2 या 3 हफ्तों से दिखेंगे तो एक पॉजिटिव साइड में ही सभी बेस मेटल ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमको बाय करने के मौके ढूंढने चाहिए। सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। अगर हम कॉपर की बात करें तो 658 660 एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, जहाँ पर हमें लगता है कि मार्केट में एक अच्छी एक्यूमुलेशन देखी जा सकती है, जहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। इवन अगर हम LME में भी देखें तो 8,300 के ऊपर लेवल सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड में आते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि कॉपर और
एल्युमिनियम 2 काउंटर रहेंगे जहां पर हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देख सकते हैं। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो नीचे भाव करीबन 210 के आसपास मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। मुझे लगता है कि वहाँ पर अगर खरीदारी करते हैं तो आपको ऊपर में करीबन 214-215 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 208 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और कॉपर में हमें लगता है कि 660 के आसपास के लेवल्स मिले तो खरीदारी का ट्रेड लें। 654 का स्टॉप लॉस लगाएं, 670 तक के लेवल आपको अगेन देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से हम एक रिवाइव मार्केट में आता हुआ देख रहे हैं इक्विटी मार्केट में, तो एक बाउंस बैक बेस मेटल में भी रहेगा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी यहाँ पर बढ़ सकती है। तो हमें लगता है कि बेस मेटल में यहाँ पर एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। एलएमई के अंदर अगर इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री भी जो है वो भी यहाँ पे ड्रॉडाउन होती हुई दिखाई दी है। धीरे धीरे डिमांड भी यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रही है, तो यहाँ पर हमें लगता है बेस मेटल में खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। ओके, तो डिप्स पे खरीद के चलें, थोड़ी रिकवरी आ सकती है, इसीलिए 660 के आसपास मिले कॉपर तो खरीद के चले, ये अनुज का व्यू है। एक आउटलुक रुपए पर भी ले लेते हैं। रुपए में कल हमने रिकॉर्ड लोज आते हुए देखे तो उसके बाद रुपया संभल कर बंद हुआ, लेकिन राजीव क्या सजेशंस हैं आपके इन लेवल से रुपए पर, क्योंकि कल बहुत ही मिक्स्ड व्यू हमें मिले। कुछ एक्सपर्ट कम्युनिटी थे जो मान रहे थे कि इन लेवल से बहुत ज्यादा रुपया डिप्रिशिएट नहीं होगा। एक सेगमेंट ऐसा भी था जिनका मानना था कि 82 तक के लेवल्स लाइकली हैं। आपका व्यू क्या है? दीपाली जी देखिए, जो रुपया है उसमें ऑलरेडी 80-20, 80-30 मुझे लगता है कि एक इम्पोर्टेंट लेवल की तरह एक्ट करेगा। जब तक स्पॉट जो है 80-30 के ऊपर नहीं क्लोज होता, मुझे लगता है कि वापस मार्केट एक नीचे की तरफ करेक्शन दे सकता है। और अगर 80-30 के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली फिर 81 हाफ के भी रेट आ सकते हैं। बट अभी बहुत वेट एंड वॉच वाली स्थिति रखनी चाहिए। 80.30 को आई थिंक एक मेक और ब्रेक की तरह देखा जा सकता है आने वाले समय के लिए। ओके, फिलहाल 79.74 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं रुपए में। 0.27% का मूव रुपये में फिलहाल बना हुआ है। चलिए, शुक्रिया अनुज और राजीव, आप दोनों का ही स्ट्रैटेजीज बताने के लिए, शो में आने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर, खासतौर से चर्चा होगी हल्दी की। एक ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और बात करेंगे कमोडिटी की चर्चा की। दरअसल एनसीडीएक्स कमोडिटी की चर्चा में आज बात होगी हल्दी की, और हार्वेस्टिंग के समय हल्दी ने 10,700 रुपए क्विंटल का अधिकतम भाव छुआ था, लेकिन अब भाव 7,200 से 7,300 प्रति क्विंटल तक आ गए हैं। कुछ कारोबारी कीमतों में आई इस गिरावट के लिए वायदा को जिम्मेदार बता रहे हैं, जबकि हल्दी के प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी यानी पीसी इसके खिलाफ है। ऐसे में हल्दी वायदा में आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, हल्दी में तेजी करके चलें या मंदी की रणनीति रखें, इन सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमर अग्रवाल फूड्स के प्रोपराइटर अंकित अग्रवाल और प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी ऑन टर्मरिक के चेयरमैन पूनम चंद गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। और पूनम जी, पहले तो इनफैक्ट आपसे समझना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। विदर्भ में जिस कारोबार समूह ने हल्दी वायदा का विरोध किया है, उनकी मांग को किस आधार पर आप गलत मानते हैं? असल में कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल से शुरू होता है, इसकी ट्रेडिंग अक्टूबर से शुरू हो जाती है। और विदर्भ एरिया वालों के लिए यह तो बहुत अच्छी बात है, कारण जो अर्ली डिमांड फरवरी मार्च की रहती है वो 10 से 12 लाख बोरी की होती है, वह निजामाबाद सांगली से पूर्ति हो जाती है। और आज तक हम देखते आए हैं कि इन दिनों में वायदा ऊपर ही रहता है। और विदर्भ मराठवाड़ा की फसल लेट आती है, वो जनरली अप्रैल महीने से शुरू होती है। अगर वो चाहे तो व्यापारी किसान उनकी फसल जो आनी है एडवांस में बेच के फायदा उठा सकते हैं। एनसीडीएक्स का मेन मोटो भी यही है, परंतु लोग इसका समय अनुकाल फायदा नहीं उठाते हैं। ये प्रॉब्लम जब होती है अगर वायदा बाजार में काफी फर्क हो। हम देख रहे हैं कि जनरली इसमें 200-300 का ही फर्क चल रहा है। इससे व्यापारी किसानों को बड़ा नफा नुकसान वाली बात नहीं है। अब और एक बात ये भी है कि विदर्भ की क्वालिटी में और हमारे निजाम सांगली रोड की क्वालिटी में काफी फर्क रहता है। वहाँ पे रेल बॉन्ड भी जो चलता है 6,000 से लेके 7,500 तक रहता है। इससे वो लोग एनसीडीएक्स में डिपॉजिट करने के लिए भी आगे पीछे हटते हैं काफी। अगर वो लोग अगर एनसीडीएक्स में डिपॉजिट करते हैं तो उनको बहुत बड़ा फायदा मिलता है, तो वो लोग फायदा उठा नहीं रहे। ये उनकी गलती है। ऐसी वायदे से ऐसी कोई प्रॉब्लम है वो बात मेरे को लगती नहीं है, दिख रही है। हेलो, ओके, चलिए ठीक है जी।
अच्छा, अंकित अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित अग्रवाल जी, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, वायदा को लेकर जो कारोबारियां हैं उनको कभी तो भाव बढ़ने की तकलीफ होने लगती है तो कभी भाव गिरने की। वहीं अगर हल्दी की कीमतों की बात करें तो पिछले 3 से 4 महीनों में जो भारी गिरावट देखी गई है उसमें वायदा कारोबार की कितनी भूमिका आप देखते हैं? गुड मॉर्निंग दीपाली जी। दीपाली जी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई बड़ा प्राइस मूवमेंट होता है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, कुछ लोगों को प्रॉफिट होता है, कुछ लोगों को लॉस होता है। बट उसके वजह से हम अगर ट्रेड को या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को, एक्सचेंज को ब्लेम करें तो वो सही नहीं है। अगर हम हल्दी की स्पेसिफिकली बात करें तो कुछ क्रॉप लॉस के अनुमान आने की वजह से हल्दी का वायदा 10,700 10,800 के लेवल्स तक चले गए थे। बट जैसे जैसे अराइवल्स आया, डिमांड कम होने की वजह से वो वापस 7,000 7,500 के लेवल्स पे आ गए हैं। तो ये समझना जरूरी है कि ये जो प्राइस मूवमेंट आती है ये किसी एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से नहीं आती, बल्कि सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स और फंडामेंटल्स की वजह से आती है। तो वील हैव टू लुक इट in a way कि this is a price discovery that is happening through the exchange. ओके। अच्छा, गुप्ता जी, हमें ये भी मालूम पड़ा है कि आपने वित्त मंत्रालय को हल्दी का वायदा कारोबार जारी रखने के लिए जो पत्र लिखा है उसके साथ कुछ किसान उत्पादक जो हैं या फिर जो कुछ किसान उत्पादक संगठन हैं उनका पत्र भी आपने सरकार को भेजा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए विस्तार में। थोड़े लोगों के जो ऑब्जेक्शन आया था तो हमने कई लोगों से मालूमात करे, विदर्भ के, मराठवाड़ा या दूसरे अपने डुगराला कल्पा वो साइड में, तो कई मत सामने आए हैं कि कई लोगों का वो था कि वायदा रहने से कोई नुकसान नहीं है, और काफी कम मात्रा में लोगों का ये वो व्यू था कि वायदा बंद करने से थोड़ा व्यापार सीधा चलेगा। परंतु लगता है कि ये वायदा बंद करने से कोई विशेष फायदा होगा ऐसी बात तो दिख नहीं रही, क्योंकि ये है स्पाइसेस है, कोई फूड ग्रेन या ऑयल सीड नहीं है कि उसके बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट पे आ जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि अभी आर्थिक मंदी भी भारी चल रही है, हर आदमी न स्टॉक करने के मूड में भी कम है और उनकी क्षमता भी कम होते जा रही है दिन पर दिन। तो होल्डिंग अब इससे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि वायदा को बंद करा जाए। वो हमने तो रिकमेंड किया है अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कि भाई ऐसा कोई नहीं है कि आप वायदा कंटिन्यू चालू है। वो कई किसान भी इस मत में है कि वायदा अगर चालू रहता है तो हमारे लिए आगे की क्लैरिटी ज़्यादा रहती है कि आने वाले महीनों में कि बाजार कैसा रह सकता है। तो मतलब जो आगे महीनों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लोग उसमें बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। अब आगे देखेंगे कैसा क्या होता है। ओके ओके, ठीक है। अच्छा अंकित, अगर हल्दी का वायदा कारोबार यदि बंद हो जाए तो व्यापारी हों या फिर जो प्रोसेसर्स हैं उनके कामकाज पर किस तरीके का असर आप देखते हैं? दीपाली जी, ये जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये एक बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है जिसमें कि इंटरनेट के माध्यम से फार्मर या ट्रेडर देश के किसी भी कोने में बैठे बायर को अपना माल बेच सकते हैं। मैं एनसीडीएक्स में चल रहे हल्दी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में स्पेसिफिकली नहीं, बल्कि किसी भी कमोडिटी के ऑर्गेनाइज्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के कुछ बेनिफिट्स बताना चाहूंगा। नंबर 1, प्राइस डिस्कवरी। कई सारे फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि डिमांड, सप्लाई, स्टॉक, वेदर कंडीशन, सोइंग। तो इन सभी फंडामेंटल फैक्टर्स को कंसिडर करके देश भर के बायर्स और सेलर्स अपने बिड आस्क प्राइस डालते हैं और इस वजह से एक प्राइस डिटरमिन होता है, जो कि हमारी इंडस्ट्री के लिए मैं समझता हूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट बन जाता है ट्रेडर्स के लिए और फार्मर्स के लिए। नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स चलते हैं फ्यूचर्स के, ये बहुत ही बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें कि सभी स्टेक होल्डर्स, एक्सपोर्टर्स हो, मसाला कंपनीज हो, सब अपने फ्यूचर्स के रिस्क इस पे हेज कर सकते हैं। नंबर 3, और मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का, ट्रांसपेरेंसी। अब किसान को किसी भी ट्रेडर पे या किसी पे भी डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि क्या भाव चल रहा है, क्या फ्यूचर के क्या प्रेडिक्शंस लग रहे हैं, बल्कि ये भाव इतने इजीली एक्सेसिबल है कि कोई भी फार्मर, ट्रेडर या कोई भी अदर स्टेक होल्डर इस पे लॉग इन कर सकता है और ट्रेड कर सकता है। तो इतने बेनिफिट्स होने की वजह से मैं समझता हूं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का रहना जरूरी है। अब अगर मैं हल्दी की स्पेसिफिकली बात करूं तो मराठवाड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है
क्योंकि वहां पे 30 से 40 लाख बोरे की क्रॉप आ रही है, बट कुछ पैरामीटर्स वहां के अलग होने की वजह से वो माल एक्सचेंज पे डिलीवर नहीं हो पा रहा है। ये इस वजह से नहीं है कि वहां का माल हल्का है या व्हाटएवर, बल्कि सोइंग, सीड और वेदर कंडीशंस अलग होने की वजह से वहां के कुछ पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। तो आज हमारे आदरणीय पूनम जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सभी ट्रेडर्स, फार्मर्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें साथ में बैठकर ये चर्चा करनी चाहिए कि हमारे रीजन को भी हम कैसे इंक्लूड करा सकें इस कॉन्ट्रैक्ट में, न कि इस कॉन्ट्रैक्ट को बैन करके, ऐसी अच्छी टेक्नोलॉजी को बैन करके मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं होगा। इनफैक्ट ये जो बात आखिर में कही अंकित ने, ये इम्पोर्टेंट है। और पूनम चंद जी, इनफैक्ट आपसे पूछना चाहेंगे, आमतौर पे ये ट्रेंड हमने देखा है कि अगर प्राइसेस में वॉलेटिलिटी है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो कमोडिटीज की जो फ्यूचर ट्रेडिंग है उसको बैन करने के डिसीजन लिए गए हैं, जो हमने कॉटन को लेकर भी देखे हैं, हल्दी की चर्चा शुरू हो गई। ये कितना वाजिब कदम है और क्या ये सोल्यूशन है? नहीं, ये सोल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई अबनॉर्मल मतलब तेजी या मंदी नहीं आई है कि जो अपन ये एक्शन के लिए सोच विचार करे। अभी तक जो वेरिएशन पड़ा है वो मुश्किल से 10 से 15% के भावों का ही वेरिएशन है, उससे उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अभी तो जो चल रहा है ऐसी वो चलते ही रहना चाहिए इसके हिसाब से। तो इसी मुद्दे पर आपकी राय क्या है अंकित? मैं यही समझता हूँ दीपाली जी कि जैसे जैसे हम फॉरवर्ड मूव करते हैं, जैसे पहले इंटरनेट आया, फिर व्हाट्सएप आया, वील हैव टू अडॉप्ट टू द टेक्नोलॉजी विद द चेंजिंग टाइम्स। और बैनिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द सोल्यूशन, बल्कि अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो वो प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के साथ बैठ के उसको सही किया जा सकता है और कहीं ना कहीं अपने को इसको और बढ़िया बनाया जा सकता है। आई थिंक दैट शुड बी द फोकस। बिल्कुल। तो फ्यूचर ट्रेडिंग पर बैन करना, इस तरीके का डिसीजन लेना प्राइसेस वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, जहां भी जिस भी कमोडिटी की प्राइसेस बढ़े, ये सोल्यूशन नहीं है। यही बात अंकित ने भी पॉइंट रेज किया। लेकिन चलिए, शुक्रिया आप दोनों का ही शो में आने के लिए और अपनी राय रखने के लिए इस पूरे ही मुद्दे पर। हल्दी पर हमने खास चर्चा की, कमोडिटी की चर्चा में। शुक्रिया पूनम चंद जी और अंकित, आप दोनों का ही। चलिए, इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त हो गया है, इसीलिए एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। लेकिन जब लौटेंगे तो आप देख सकेंगे वायदा बाजार का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में वीरेन के साथ। नमस्कार।